Hello friends, this is Manish and you are welcome to my YouTube channel मिशन सक्सेस इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। जनरली समझा जाता है कि टाइम एंड टेंस दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों के बीच भेद है। टाइम एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। टाइम हैज़ नथिंग टू डू विद ग्रामर और लैंग्वेज, but tense is the grammatical expression of time, and aspect shows how an action happens over time. Generally जो विद्वान है, जो आज के मॉडर्न ग्रामेरियन है, they say that there are only two tenses in English grammar. The one is present tense and the other is past tense. और अगर मॉर्फोलॉजिकली देखा भी जाए तो उनकी बात बिल्कुल सही है। वर्ब का रूप ही बताता है कि कोई वाक्य किस टेंस का है, और वर्ब का कोई ऐसा रूप नहीं होता है मॉर्फोलॉजिकली जो कि फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता हो। फ्यूचर टेंस तो एक्सिलरी प्लस पार्टिसिपल के द्वारा एक्सप्रेस कर दिया जाता है। तो टाइम और टेंस यही है। एस्पेक्ट जो है, ध्यान दीजिएगा, टाइम और टेंस व्हेन का जवाब देता है, जबकि एस्पेक्ट जो होता है वो हाउ का जवाब देता है। अगर एस्पेक्ट की बात करें तो तीन प्रकार के एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है प्रोग्रेसिव, जिसको कंटिन्यूअस एस्पेक्ट कहा जाता है। दूसरा है परफेक्ट एस्पेक्ट, और तीसरा जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट, जिसको सामान्यतः हम लोग टेंस भी कह देते हैं, लेकिन जो मॉडर्न ग्रामेरियन है उसको एस्पेक्ट कहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज के इस वीडियो में कुछ पहला है वाटर। देखिए इसमें करना क्या है, ब्रैकेट में एक क्रिया रखी हुई है और उस क्रिया को सही टेंस के आधार पर उसको सही फॉर्म में रखना है। वाटर ब्रैकेट में है बी, मेड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी पानी जो है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से बनने की बात कह रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यह जो पहला सेंटेंस है वो एक तरह से यूनिवर्सल कंसेप्ट को बता रहा है, एक साइंटिफिक कंसेप्ट को बता रहा है। तो इस तरह के कंडीशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट जिसे कहा जाता है उसको यूज करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 होता है। तो यहाँ हम बी क्रिया का इज वाला जो फॉर्म है हम यूज करेंगे, वाटर इज मेड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। दूसरा है मीना गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। इस दूसरे वाक्य से हमको लग रहा है कि मीना का जो हैबिट है, जो प्रेजेंट हैबिट है, उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है। कह रहा है कि मीना जग जाना 5 बजे सुबह में, मतलब इससे हैबिट का पता चलता है। और प्रेजेंट हैबिट के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो मीना क्या हो जाएगा, मीना गेट्स अप हो जाएगा, मीना गेट्स अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। इसके बाद है तीसरा शी लुक ब्यूटीफुल। सी माने वह, लुक माने दिखना, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, मतलब वह सुंदर दिखती है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, लुक क्रिया का पांचवा रूप प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी क्रिया का पहला या पांचवा रूप। चूंकि सी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है तो हम यहाँ पांचवा रूप लुक्स कर देंगे। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई ऐसा भी कहता है कि अरे वह सुंदर दिख रही है, हिंदी में भले हम लोग कह देते हैं कि वह सुंदर दिख रही है, तो लगता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ यूज कर देना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो स्टैटिक वर्ब होती हैं, स्टैटिक वर्ब में जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ इमोशन, अपीयरिंग, इस तरह का जो क्रिया होती है उसको हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। तो लुक का अर्थ जहां दिखना होगा वहां इसके साथ कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन लुक का एक दूसरा अर्थ भी होता है और वो अर्थ होता है देखना। जैसे
बच्चा चांद को देख रहा है, बच्चा चांद को देख रहा है, तो वहां हो जाएगा द चाइल्ड इज लुकिंग एट द मून। अब देखिए यहां लुक के साथ आईएनजी का प्रयोग हो गया है। क्यों? क्योंकि लुक जो है डायनेमिक वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, देखने के अर्थ में हो रहा है, जबकि यहां जो है लुक दिखने के अर्थ में हो रहा है। तो ये बारीक डिफरेंस जो है हमें ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद है चौथा हियर, कम माने आना, द बस, यहां नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होना चाहिए, ठीक ना। नियम क्या कहता है कि अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और अगर वह हियर या देयर से प्रारंभ हो रहा हो तो वहां हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? हियर कम्स द बस, क्या हो जाएगा? हियर कम्स द बस हो जाएगा। इसके बाद है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। कह रहा है कि जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुम सफल नहीं होगे। यहां हम देख रहे हैं कि यहां एक कंडीशन की बात हो रही है। किस चीज की बात हो रही है? कंडीशन की बात हो रही है। तो जहां इस तरह का कंडीशनल सेंटेंस रहे और हिंदी में दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस में रहे तो वहां नियम क्या कहता है? वहां नियम कहता है कि जो पार्ट इफ या अनलेस इन सब से चालू होगा, मतलब जो कंडीशनल पार्ट होगा, वहां हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे और जो कंडीशनल नहीं रहेगा वहां फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट यूज हुआ है, यू विल नॉट सक्सीड। तो यहाँ नियमतः क्या करना होगा? हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होगा, अर्थात सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 करना होगा। अब हम देख रहे हैं कि चूंकि सब्जेक्ट यू है तो यहाँ V1 होगा और वर्क का V1 वर्क ही होगा, तो हम इसको एज इट इज रख देंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, ठीक ना। लेकिन कुछ ग्रामेरियन का कहना है कि अगर दोनों इस तरह का रहे, कंडीशनल देखने में रहे लेकिन वो कंडीशनल ना हो करके वो कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट का अगर बोध कराए तो दोनों पार्ट में हम फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर कोई कहता है इफ यू विल गिव मी ₹100 इट विल सर्व मी अ लॉट। मतलब कि अगर आप मुझे 100 रुपया दे देंगे तो मेरा बहुत ये हो जाएगा, मतलब मुझे बहुत फायदा हो जाएगा। अब देखिए यहां भी कंडीशनल तो है कि अगर आप मुझे 100 रुपया दे दोगे, तो वो किसी से मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि अगर आप मुझे 100 रुपया दे दीजिएगा तो मेरा बहुत काम हो जाएगा। तो यहाँ कंडीशनल देखने में है लेकिन है वो रिक्वेस्ट। तो जहां कंडीशनल देखने में केवल हो लेकिन वो रिक्वेस्ट उसमें छिपा हुआ रहेगा तो वहां क्या हो जाएगा? दोनों पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग होगा, न कि यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट और वहां। एक और उदाहरण से इसको ज्यादा क्लियर करना मैं चाहूंगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके दोस्त मित्र की शादी है, आप जाते हैं, कहते हैं, कार्ड देते हैं और कहते हैं कि अगर आप मेरे यहाँ आइएगा, शादी है भैया का या बहन का, आप मेरे यहाँ अगर आइएगा तो मुझे बहुत खुश होगी। तो वहाँ आप क्या कर रहे हैं? आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं होगा, बल्कि दोनों पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। और इस नियम को बहुत कम किताब में मेंशन किया गया है, इसलिए आप अगर ढूंढिएगा भी, और मुझे लगता है कि आप में से 98% लोग इस नियम से बेखबर होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। He will ring me up as soon as he reach न्यू दिल्ली। ठीक है, कह रहा है कि वह मुझे रिंग करेगा, वह मुझे कॉल करेगा जैसे ही वो दिल्ली पहुंचेगा। ठीक है, He will ring me up
एज सुन एज ही रीच न्यू दिल्ली, करे कि वह जैसे ही दिल्ली पहुंचेगा मुझे रिंग करेगा, कॉल करेगा। तो यहाँ भी यही है कि अगर कंडीशनल हो तो क्या करेंगे। तो यहाँ हम एक पार्ट में देख रहे हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया है और दूसरा पार्ट में उस तरह का रिक्वेस्ट वाला कोई तो भाव है नहीं, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ ही है तो यहाँ रीच का पांचवा रूप रीचेज हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, रीच का पांचवा रूप रीचेज हो जाएगा। ही विल रिंग मी अप एज सुन एज ही रीचेज न्यू दिल्ली। इसके बाद आगे आते हैं, अकबर मैरी अ राजपूत प्रिंसेस एंड सेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलरिज्म। यहाँ हम देख रहे हैं मैरी मीन्स शादी करना, अकबर शादी करना और राजपूत प्रिंसेस राजपूत के राजकुमारी से, एंड सेट्स स्थापित कर देता है क्या, एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का एक उदाहरण प्रस्तुत कर देता है। तो देखिए ये अकबर का जमाना आज से कई सौ साल पहले गुजर गया, लेकिन नियम क्या कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम कहता है कि अगर कोई पास्ट की घटना है उसको हम आज एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी कह सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट से तो कहाँ ही जाता है, कहाँ ही जा सकता है, लेकिन उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के द्वारा भी कहेंगे, उसको और ज़्यादा नाटकीय बनाने के लिए, उसको और ज़्यादा रोचक, उसको और ज़्यादा प्रेजेंट से कनेक्ट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया है, मतलब कि यहाँ भी हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना होगा। तो अकबर क्या हो जाएगा, अकबर मैरिज, अकबर मैरिज राजपूत, अकबर क्या करता है, राजपूत प्रिंसेस से शादी करता है, सेक्युलरिज्म का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। इसके बाद है लता सिंह नाउ। लता मीन्स लता मंगेशकर भी कह सकते हैं या कोई लड़की भी कह सकते हैं। सिंह माने गाना, नाउ माने अभी। तो अगर किसी वाक्य में नाउ हो, एट प्रेजेंट हो, तो ये सब जो शब्द हैं बताते हैं कि कोई काम कंटिन्यू है, मतलब ये प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट को बताते हैं। और प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस क्रिया का चौथा रूप करते हैं। तो लता सिंग्स नाउ का हो जाएगा, लता इज सिंगिंग नाउ, लता इज सिंगिंग नाउ, लता अभी गा रही है, एट प्रेजेंट। इसके बाद है सी राइट अ पोएम दीज डेज। देखिए नाउ हो या नाउ डेज हो, दीज डेज हो, तो मैं कह रहा हूं कि ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को बताता है। नियम क्या कहता है कि अगर कोई काम, इफ द वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अगर कोई आदमी बोल रहा है और उसके बोलने के समय कोई काम प्रोग्रेस में है, चल रहा है, तो उस कंडीशन में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते ही हैं। उसके अलावा इफ द वर्क इज नॉट गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बट इफ द वर्क इज गोइंग ऑन दिस डेज, नाउ डेज माने इन दिनों, आजकल, अगर वो कंटिन्यू है, प्रोग्रेस में है, तो उस कंडीशन में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहां शी इज राइटिंग अ पोएम दिस डेज क्या हो जाएगा, शी इज राइटिंग अ पोएम दिस डेज, शी इज राइटिंग अ पोएम दिस डेज। ठीक है। इसके बाद है 10वां, कोलंबस डिस्कवर माने खोज करना अमेरिका 1492, 1492 में कोलंबस अमेरिका खोजना। तो ये हम जानते हैं कि चूंकि 1492 पास्ट घटना है, तो यहाँ हम पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग सिंपल कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन, यहाँ इन छूटा हुआ है, इन 1492 कोलंबस ने अमेरिका का खोज। इसके बाद है आई गो टू दिल्ली टू नाइट। अब देखिए टू नाइट मतलब आज रात, मैं गो माने जाना, टू दिल्ली माने दिल्ली, टू नाइट आज रात को। तो इससे पता चल रहा है कि आप जाने का योजना बना लिए हैं। तो अगर कोई फ्यूचर प्लानिंग है, तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम सिंपल
प्रेजेंट का प्रयोग तो करते ही हैं, साथ ही साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी प्रयोग करते हैं या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी प्रयोग करते हैं। ये 3 ऐसे टेंस हैं जिसका प्रयोग अगर कोई काम होने वाला है, उसकी योजना बन गई है तो हम यूज करते हैं। तो आप यहाँ सिंपली कर सकते हैं आई एम गोइंग टू दिल्ली टू नाइट, यहाँ क्या कर देंगे, आई एम गोइंग टू दिल्ली टू नाइट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आई सी हिम कम टुवर्ड्स मी, मैं उनको अपने तरफ आते हुए देख रहा हूं। देखिए सी क्रिया है, हिंदी का वाक्य अगर देखा जाए तो हम यूज करेंगे मैं उनको अपनी तरफ आते हुए देख रहा हूं, और इससे हमें यह भ्रम हो सकता है कि हम यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर दें, आई एम सीइंग हिम कम टुवर्ड्स मी। लेकिन हम जानते हैं कि सी जो है सी जो है एक स्टैटिक वर्ब है। किस तरह की क्रिया है, स्टैटिक वर्ब है। हाँ, कुछ अर्थों में उसका प्रयोग डायनेमिक के रूप में भी होता है, जैसे मिलना अगर हो तो मिलने के अर्थ में सी जो हो जाता है डायनेमिक हो जाता है, लेकिन यहाँ सी देखने के अर्थ में है, तो देखने के अर्थ में यह स्टैटिक वर्ब होता है, इसलिए इसके साथ आईएनजी नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ सिंपली हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, आई सी हिम कम टुवर्ड्स मी। इसके बाद है यू सी द सीएम टुमारो। देखिए यहां भी सी आया है, यहां भी सी आया है। यहां सी देखने के अर्थ में है, स्टैटिक वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। लेकिन यहां कर है कि यू सी द सीएम टुमारो, आप सी माने देखना, सीएम टुमारो मुख्यमंत्री से कल, तो यहां सीएम का अर्थ देखना नहीं होगा, मिलना होगा कि आप सीएम से कल मिलने वाले हो। तो यहां हो जाएगा यू आर सीइंग, यू आर सीइंग, यहां सीइंग का प्रयोग हो जाएगा, यू आर सीइंग द सीएम टुमारो। इसके बाद है आई हियर अ नॉइज। ध्यान दीजिएगा, हियर का भी प्रयोग हम 2 तरह से करते हैं, हियर एक स्टैटिक वर्ब के रूप में और हियर एक डायनेमिक वर्ब के रूप में। हियर का प्रयोग यहाँ सुनना, जैसे कि इफ यू हैव गुड ईयर्स, अगर आपके कान ठीक हो तो बिना सुनने पर भी आसपास में जो चीज़ घटनाएं घटती हैं, जो साउंड होते हैं, वो आपके कान में पड़ ही जाते हैं, वो नेचुरली जो आ जाए वो हियर हो गया। और अगर आप डेलिबरेटली कोई चीज़ सुनना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग शब्द हैं, लिसन भी आ जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हियर का अर्थ एक सुनना और एक होता है सुनवाई करना। जैसे अगर कोर्ट कचहरी में जाइएगा तो होता है कि आज फलाने कोर्ट की सुनवाई हो रही है, तो जहाँ सुनवाई के अर्थ में हियर आए तो वहाँ कंटिन्यूअस टेंस के रूप में होगा, क्योंकि वहाँ वो डायनेमिक वर्ब के रूप में यूज होता है। तो यहाँ नॉइज सुनने की बात हो रही, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। आई हियर अ नॉइज, यहाँ क्या हो जाएगा, आई हियर अ नॉइज। ठीक है, लेकिन द जज इज हियरिंग द केस टुडे, यहां क्या हो जाएगा, द जज इज हियरिंग द केस टुडे। यहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद है अ रोज अ स्मेल स्वीट। स्मेल माने उसकी जो खुशबू है, रोज कैसा खुशबू देता है, बहुत ही मधुर देता है, तो यहाँ स्मेल के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रयोग करेंगे, अ रोज स्मेल्स स्वीट। ठीक है, इसके बाद है द क्वेश्चन अपीयर टू बी डिफिकल्ट। कह रहा है कि क्वेश्चन जो है अपीयर, अपीयर का कई अर्थ होता है, एक होता है प्रतीत होना, क्वेश्चन प्रतीत होता है डिफिकल्ट यानी कठिन, तो अपीयर जहां प्रतीत होने के अर्थ में आएगा तो वहां यह स्टैटिक वर्ब होता है, इसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे, द क्वेश्चन अपीयर्स टू बी डिफिकल्ट। ठीक है, लेकिन एक दूसरा जो है माय न्यू बुक अपीयर नेक्स्ट मंथ। अब कह रहा है कि मेरी जो नई किताब है वो अगले महीना
अपीयर हो रही है। अपीयर होना का अर्थ यहाँ क्या है, प्रकाशित होना। तब यहाँ हम इज अपीयरिंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह प्लान फ्यूचर एक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ इसके साथ कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर देंगे। माई न्यू बुक इज अपीयरिंग नेक्स्ट मंथ। इसके बाद है द सन अपीयर ऑन द हराइजन। देखिए अपीयर का अर्थ निकलना भी यहाँ हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा द सन इज अपीयरिंग ऑन द होराइजन। इसके बाद है आई लिव हियर सिंस 2020। मैं यहाँ रहना 2020 से। अब देखिए मैं यहाँ 2020 से रहना मतलब कि मैं यहाँ 2020 से रहता हूँ, या मैं यहाँ 2020 से रहता आ रहा हूँ या रह रहा हूँ। तो यहाँ क्या पता चल रहा है, कह रहा है कि अगर कोई काम भूत में चालू हुआ और वर्तमान में भी कंटिन्यू हो, तो वहाँ हम क्या करते हैं, दो टेंस का प्रयोग करते हैं, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, यहाँ आप चाहें तो कह सकते हैं आई हैव लिव्ड, आई हैव आप आई हैव लिव्ड भी कह सकते हैं, या अगर परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करिएगा तो हो जाएगा हैव बीन लिविंग, हैव बीन लिविंग। दोनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं, आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2020 या आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2020। इसके बाद है मोहन गो माने जाना, जस्ट माने अभी अभी। तो अगर कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ हो, अभी अभी कंप्लीट हुआ हो, तो वहां हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। मोहन हैज जस्ट गॉन, मोहन हैज जस्ट गॉन। ठीक है, इसके बाद है द ट्रेन ऑलरेडी लिव। कह रहे कि ट्रेन ऑलरेडी माने पहले से ही, लिव माने रवाना हो जाना। तो यहां हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। इसके बाद कह रहा है मोहन रिटर्न माने लौटना फ्रॉम पटना लास्ट नाइट। मोहन पिछले रात को पटना से लौटना। यहाँ लास्ट नाइट क्या शो कर रहा है, पास्ट एक्टिविटी को शो कर रहा है। अगर किसी वाक्य में आप लास्ट नाइट, अगो या इस तरह का यस्टरडे ऐसा सब देखिए, तो मैक्सिमम कंडीशन में आप पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ सिंपल स्थिति है, हम मोहन रिटर्न्ड क्या कहेंगे, मोहन रिटर्न्ड फ्रॉम पटना लास्ट नाइट। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है आई विश, आई यहाँ ऐसे रखना चाहिए था बी, मिस्टेक से वर्ड प्रिंट हो गया है, तो आई विश आई बी अ किंग। काश, आई विश माने काश, मेरी उत्कट इच्छा है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं, बी माने होना, अ किंग माने राजा, मतलब मेरी उत्कट इच्छा है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं राजा होता। ध्यान देना होगा, अगर कोई व्यक्ति जो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है वह ऐसा व्यक्ति है जो कि उसके लिए वो जो इच्छा है लगभग इम्पॉसिबल है, तो वहाँ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे और कुछ कुछ कंडीशन में पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। यानी पास्ट इंडेफिनिट और कुछ कुछ में पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग या फ्यूचर टेंस का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। बात आ गई समझ में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कह रहा है, अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है और वह इच्छा हो सकता है कि उस आदमी के लिए संभव हो जाए, तो उस तरह के कंडीशन में आप प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। कल्पना कीजिए आई विश, अब मैं अति साधारण आदमी हूं, मेरे लिए राजा होना या पीएम होना, प्रेसिडेंट होना दूर की कौड़ी है, तो मतलब क्या संभव जैसा है। तो यहाँ बी क्रिया का पास्ट फॉर्म प्लूरल नंबर, ध्यान दीजिएगा
केवल पास्ट फॉर्म ही नहीं बल्कि प्लूरल नंबर भी होना चाहिए। तो प्लूरल क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। आई विश आई वर अ किंग। और ध्यान दीजिएगा, अगर आई के जगह अगर ही भी रहता, ही विश या ही विशेज ही बी अ किंग, तो हो जाता ही विशेज ही वर अ किंग। जनरली ही के साथ तो वर का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन होगा यहाँ, ठीक है। और एक बात मैं बताया कि अब कल्पना कीजिए कि कोई क्या कहते हैं, कोई उम्मीदवार है, कोई कैंडिडेट है, चुनाव में खड़ा है और कहता है कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो वहाँ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करिएगा। उसकी इच्छा है कि काश मैं जीत जाऊं तो मैं ऐसा कर दूं ऐसा कर दूं, तो वहाँ प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर सकते। आगे कह रहा है कि इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम, इस तरह का जो चीज़ होता है बताता है कि किसी काम को करने के लिए वो सही टाइम है, और वहाँ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट इज़ टाइम, सॉरी इट इज़ हाई टाइम यू लेफ्ट फॉर लंदन, यू लेफ्ट फॉर लंदन, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे किस आधार पर, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, इस आधार पर। इसके बाद है व्हेन, सॉरी यहाँ सीता कह दे रहे हैं, ठीक ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। व्हेन सीता वाज वाचिंग टीवी हर हस्बैंड अराइव, सीता जब टीवी देख रही थी उसके हस्बैंड अराइव माने आना। तो नियम क्या कहता है कि अगर कोई काम भूतकाल में हो रहा हो, एक लॉन्गर एक्शन कोई चल रहा हो और उसके बीच में कोई एक शॉर्टर एक्शन होता है, तो उस शॉर्टर एक्शन के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब देख रहे हैं कि व्हेन सीता वाज वाचिंग टीवी, सीता यहाँ से टीवी देखना चालू किया है, ऐसे देख रही है, तब तक से इस पॉइंट पर क्या होता है, उसका हस्बैंड आ जाता है। कल्पना कीजिए कि वो दोपहर 12 बजे से देख रही थी और अभी 2 बज रहा है, ठीक है, तब तक से क्या हो रहा है, उसके हस्बैंड आ जा रहे हैं। तो ये लॉन्गर एक्शन हुआ, इसके बीच में एक शॉर्टर एक्शन हो रहा है, इस शॉर्टर एक्शन के लिए, और शॉर्टर एक्शन क्या है, हस्बैंड का आना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। यानी क्या हो जाएगा, अराइव जो है अराइव्ड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा एक नियम कहता है कि अगर दो काम पैरेलली चल रहा है तो दोनों के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ उस तरह की कंडीशन नहीं है। इसके बाद है द बेल हैड गॉन बिफोर वी रीच अ स्कूल। द बेल हैड गॉन माने घंटी लग चुकी थी, घंटी बज चुकी थी, बिफोर किससे पहले, वी रीच अ स्कूल, हम लोगों के स्कूल पहुंचने से पहले। नियम क्या कह रहा है, नियम कहता है कि पास्ट टेंस में यानी पास्ट टाइम में अगर दो काम हुआ हो, एक पहले और एक बाद में, तो जो काम पहले हुआ हो उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, अर्थात सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग करते हैं, और जो काम बाद में हुआ रहता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2, तो यहाँ रीच का क्या हो जाएगा, रीच्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीच का पास्ट रीच्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आई होप दैट ही वुड कम, मैं उम्मीद करता हूं, आई होप दैट ही वुड कम, मैं उम्मीद करता हूं कि वह आएगा। और यहां भी है आई होप दैट ही वुड कम। देखिए दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेम है, आप चाहें तो यहाँ आई को हटा करके और कोई सब्जेक्ट रख सकते हैं सुविधा के लिए। मान लेते हैं कि हम यहाँ आई को हटा दे रहे हैं और थोड़ा नियम को एक्सप्लेन करने में सुविधा हो, इसलिए आई के जगह पर मैं क्या रख दे रहा हूँ, राम रख दे रहा हूँ। यहाँ है आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ही वुड कम, और यहाँ है राम उम्मीद करता है कि ही वुड कम।
देखिए होप, यहाँ दोनों में क्रिया है होप। होप के साथ नियम क्या कह रहा है कि अगर होप क्रिया आई हो और उससे ऐसा बोध हो रहा हो कि वो जो उम्मीद कर रहा है उसके होने का चांस है, तो वहां हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। और जहां नहीं वैसा होने की चांस है तो वहां हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर देंगे। जैसे आई होप्ड, अगर यहां कर देते हैं आई होप्ड दैट ही वुड कम, इसका मतलब है कि मैं उम्मीद किया था कि वह आएगा और वह आया भी। लेकिन अगर यहां हम कहते हैं राम हैड होप्ड, सॉरी, अगर हम कह देते हैं राम हैड होप्ड दैट ही वुड कम, इसका मतलब है कि राम उम्मीद किया था कि वह आएगा लेकिन वह आया नहीं। बात आ गई समझ में? दोनों टेंस में भेद क्या है, होप के साथ इस तरह का जो नियम है आपको ध्यान रखना होगा। आई होप्ड दैट ही वुड कम एंड ही केम, लेकिन राम हैड होप्ड दैट ही वुड कम बट ही डिड नॉट कम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। She behaves as if she returned from London. This is very simple. हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, तो हाइपोथेटिकल सेंटेंस माने कल्पना सूचक, कोरी कल्पना कर है कि वह व्यवहार करती है मानो, एज इफ माने मानो, ऐसा लगता है कि सी रिटर्न माने वह लौटना, फ्रॉम लंदन, वह ऐसे व्यवहार करती है मानो वह लंदन से आई हो। इसका मतलब क्या है कि वह लंदन से नहीं आई है। तो ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस प्लूरल नंबर। तो यहाँ रिटर्न का जो V2 है वो तो दोनों सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। सी बिहेव्स एज इफ सी रिटर्न्ड फ्रॉम लंदन। इसके बाद है वी कंप्लीट द वर्क बाय टुमारो मॉर्निंग। वी माने हम लोग, कंप्लीट माने पूरा करना काम को, टुमारो मॉर्निंग। अब देखिए आने वाला जो सुबह है, टुमारो मॉर्निंग मतलब आने वाला सुबह तक, बाय टुमारो मॉर्निंग मतलब आने वाले सुबह तक हम लोग काम कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह के कंडीशन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग 2-3 कंडीशन में किया जाता है। उसमें से एक कंडीशन ये है कि इससे यह पता चलता है कि कोई काम आने वाले किसी खास समय तक पूरा हो चुका रहेगा। तो यहाँ वही कंडीशन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी विल हैव कंप्लीटेड, यहाँ क्या हो जाएगा, वी विल, या आप शैल भी लगा सकते हैं, वी विल हैव या वी शैल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अब देखिए यहां भी आ गया, यहां बाई का अर्थ द्वारा नहीं होता है, यहां इस तरह के कंडीशन में बाई का अर्थ होता है तक। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल इस समय तक। आई विजिट माने विजिट करना अमेरिका एंड यूरोप। तो यहां ठीक इसके पहले वाला नियम लागू होगा, आई विल हैव विजिटेड या आई शैल हैव विजिटेड, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग यहाँ किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि अगले साल इस टाइम तक हम क्या कर चुके रहेंगे, मैं क्या कर चुका रहूंगा, अमेरिका और यूरोप का सैर कर चुका रहूंगा। ठीक है, इसके बाद है बाय द एंड ऑफ 2025, 2025 के अंत तक। वी माने हम लोग, टीच माने पढ़ाना, हियर फॉर 10 ईयर्स। अब यहाँ टाइम दे दिया है कि हम लोग यहाँ 10 साल से पढ़ाते रहेंगे 2025 के अंत होने तक। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नियम आ जा रहा है। तो यहाँ वी शैल हैव बीन टीचिंग। ठीक है, वी शैल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 10 ईयर्स।
ऐसा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आप कह सकते हैं कि यहाँ भी बाई टुमारो मॉर्निंग है, यहाँ बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर है, यहाँ भी तो उसी तरह का टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन एक बात क्या है कि यहाँ और भी टाइम दे दिया है, जिससे यह पता चल रहा है कि कोई काम पहले से वो कंटिन्यू है, पास्ट टाइम से कंटिन्यू है, इसलिए वहां हम ऐसा कर देंगे। इसके बाद है, यह बिल्कुल सिंपल है, मोहन डाई माने मरना, यस्टरडे माने कल, तो यस्टरडे हो, एगो हो, लास्ट हो, यह पास्ट एक्शन को बताता है। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस V2, यानी हम कह देंगे मोहन डाइड यस्टरडे, मोहन कल मर गया, मोहन कल गुजर गया। इसके बाद है आई नो माने जानना, हिम सिंस 2001, मैं उनको जानना 2001 से। हिंदी की अगर बात करूं तो हम कह सकते हैं मैं उनको 2001 से जानता हूं, या हम कह सकते हैं मैं उनको 2001 से ही जान रहा हूं। लेकिन इंग्लिश ग्रामर क्या कह रहा है? इंग्लिश ग्रामर कह रहा है कि अगर कोई काम भूत में चालू हुआ और वर्तमान में भी कंटिन्यू है, तो वैसे कंडीशन में जनरली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे कंडीशन होंगे जहां कि आप इन दोनों में से कोई टेंस यूज कर सकते हैं। दोनों टेंस मतलब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज कर सकते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपका हाथ बंध जाता है। हाथ बंध जाता है का मतलब क्या है? आपके पास दो ऑप्शन नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे? जैसे यहाँ एक स्थिति आ रही है, हम लोग जानते हैं जब प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं तो वहाँ क्या दिया रहता है? दिया रहता है कि नो क्रिया जो है वो वर्ब ऑफ क्या है? उसको सिंपली अगर कहा जाए तो हम कहेंगे स्टैटिक वर्ब है, जैसे वर्ब ऑफ अपियरिंग, वर्ब ऑफ इमोशन, वर्ब ऑफ परसेप्शन, इस तरह का जो क्रिया होती है वो सब क्या होती है? स्टैटिक होती है, अवस्था सूचक होती है। और इनका प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं? तो हम जनरली कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। तो जब कंटिन्यूअस टेंस में करते ही नहीं है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे कर देंगे? मतलब कंटिन्यूअस में करने के लिए तो उसमें आईएनजी लगाना होगा, और आईएनजी इसमें लगाने की बात नहीं हो रही है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बना दें। तब क्या हो जाएगा? तब हम यहाँ कहेंगे आई हैव नन हिम सिंस 2001। ठीक है, चलिए आगे और कुछ सेंटेंस को देखते हैं। इसके बाद है, अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा जो दो चार प्रॉब्लम है वो थोड़ा दूसरे तरह का है। कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द टू सेंटेंसेस। यहां ये दो और ये दो पेयर में है। सी टीचेज मैथ्स इन अ स्कूल इन पटना, और दूसरा है सी इज टीचिंग मैथ्स इन अ स्कूल इन पटना। कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द टू सेंटेंसेस, व्हाट इज द डिफरेंस? कह रहा है कि वह पटना के एक स्कूल में मैथ पढ़ाती है, और दूसरा कह रहा है कि वह पटना के एक स्कूल में मैथ पढ़ा रही है। अगर सामान्य ढंग से देखा जाए तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू सेंटेंसेस, बट अगर हम थोड़ा सा सूक्ष्मता से देखें, अगर हम बारीक नजर दौड़ाएं तो हम कह सकते हैं, हम जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज फॉर परमानेंट कंडीशन एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज फॉर टेम्पोररी एक्शन। तो हम देख रहे हैं कि जिस वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जा रहा है, यह इसके पढ़ाने का जो स्थिति है वो टेम्पोररी है, वो कभी छूट सकता है, कभी ये कर सकता है। लेकिन सी टीचेज मैथ्स इन अ स्कूल इन पटना, इससे पता चलता है कि वो उसका परमानेंट जॉब है, लंबे समय तक वो काम करेगी, ऐसा उम्मीद है। इसके बाद है दूसरा, आई डिड नॉट सेव टुडे, मैं आज सेविंग नहीं किया, मतलब आज मैं
दाढ़ी ओढ़ी नहीं बनाया। और दूसरा कह रहा है कि मोहन हैज नॉट शेव्ड टुडे, मोहन आज दाढ़ी नहीं बनाया है। यहाँ क्या अंतर है, एक जगह पास्ट इंडेफिनिट आया है और दूसरे जगह प्रेजेंट परफेक्ट आया है। ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, बहुत बारीक डिफरेंस है। लेकिन डिफरेंस है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करने का मतलब है कि आज अभी दिन वो खत्म नहीं हुआ है। मोहन हैज नॉट शेव्ड टुडे, मोहन आज दाढ़ी नहीं बनाया है, मतलब कि आज अभी दिन ही है, आज अभी ये सुबह से लेकर ये रात का समय हुआ, लेकिन अभी जब ये बोला जा रहा है तो अभी दिन ही है। हो सकता है कि वो अभी बना ले, लेकिन कह रहा है कि आई डिड नॉट शेव टुडे, मैं आज दाढ़ी नहीं बनाया, मतलब आज का जो दिन है अब वो उसका जो जनरली बनाने का जो टाइम होता है वो दैट टाइम हैज पास्ट। तो दिस इज द माइन्यूट डिफरेंस। इसके बाद है आई रोट 3 लेटर्स दिस मॉर्निंग, और दूसरा है मोहन हैज रिटेन 3 लेटर्स दिस मॉर्निंग। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह का अंतर है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में। कह रहा है कि आई रोट 3 लेटर्स दिस मॉर्निंग, आज सुबह में मैंने 3 लेटर लिखा। और यहाँ टाइम क्या है, मॉर्निंग, और यहाँ टेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट आ गया, मतलब कि मॉर्निंग अब खत्म हो गया है। जबकि मोहन हैज रिटन 3 लेटर्स दिस मॉर्निंग, मतलब कि वो 3 चिट्ठी लिखा है और जो टाइम है मॉर्निंग, वो मॉर्निंग अभी है। हो सकता है कि और आगे चिट्ठी लिख सकता है वो, मतलब ऐसा। तो देखिए ये सब कुछ माइन्यूट डिफरेंस है। और आज हम लोग बढ़िया बढ़िया सेंटेंस, बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम को डिस्कस किए। ऐसा टॉपिक, ऐसा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए जो कि अक्सर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या एकेडमिक एग्जाम हो, पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ठीक लगा तो कमेंट कुछ कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। और कुछ सजेशन भी हो तो सजेशन भी कमेंट के रूप में आप बताइए। आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।